झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा दायर जमीन घोटाले के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें व्यक्तिगत पेशी के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए पहले का स्टे व्यवस्था लागू रखी और बाद में राहत प्रदान की। ईडी की ओर से आरोप है कि सोरेन ने जारी समनों में से केवल 2 का जवाब दिया, बाकी समन अनुत्तरित छोड़े। मामला अभी हाईकोर्ट में मुकम्मल सुनवाई के लिए रखा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हार के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। चर्चा है कि अगर जेएमएम महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आए तो नया समीकरण बन सकता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के पास 34 और बीजेपी के पास 20 सीटें हैं। मिलाकर 54 सीटें बनती हैं, जबकि बहुमत के लिए 42 चाहिए। पूरा एनडीए भी साथ आए तो आरसू, एलजेपी व जेडीयू सहित कुल करीब 57 सीटें बन सकती हैं। हालांकि जेएमएम व इसके नेताओं ने फिलहाल ऐसे कदम से इनकार किया है। राजनीतिक अटकलें जारी हैं। जेएमएम के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने स्पष्ट किया कि बिहार में सीट न मिलने से मन में टीस जरूर है, पर जेएमएम कांग्रेस का साथ नहीं तोड़ेगा। सरफराज ने कहा कि जहां 2 बर्तन हों वहां खटपट होती है, फिर भी झारखंड में गठबंधन कायम रहने की बात दोहराई। उन्होंने हेमंत कल्पना के दिल्ली प्रवास पर उठ रही अटकलों को तात्कालिक बताया और फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव से इनकार किया। राज्य में राजनीतिक तापमान के बीच ये बयान दल के स्थायित्व का संकेत भी माना जा रहा है। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सक्रिय एरिया कमांडरों सुनील उरांव और मुकेश लोहरा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी मनिका सीमा के पास हुई। सुनील उरांव पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि मुकेश लोहरा पर भी सक्रियता के आरोप हैं। एसपी ने बताया कि यह संगठन के खिलाफ पुलिस अभियान की एक बड़ी कामयाबी है और आगे की पूछताछ और खुफिया पड़ताल जारी है। गिरफ्तारियों से इलाके में सुरक्षा स्थिति पर नजर बरती जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को सीजीएल 2023 का रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति की अनुशंसा का निर्देश दिया, पर साथ में एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने सीजीएल मामले को सीबीआई को देने की मांग खारिज की और कहा कि जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। आगे अगर और किसी पर आरोप लगा तो उसका रिजल्ट भी प्रभावित होगा। परीक्षा 21-22 सितंबर 2024 को हुई थी, जिसमें करीब 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता देखते हुए सीमित अपवाद के साथ रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में अतिक्रमण रोके रहने पर कड़ा रुख अपनाया और अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कोर्ट ने कहा कि मरीजों की बेहतर देखभाल और सुविधाओं के लिए यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटेगा तो राज्य प्रशासन पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। रांची के एसपी को भी कार्रवाई में सहयोग के निर्देश दिए गए और अगली सुनवाई 11 दिसंबर तय की गई है। कोर्ट ने झालसा द्वारा पेश विस्तृत रिपोर्ट को मानते हुए त्वरित हटाने का निर्देश दिया। गिरिडीह पुलिस ने झगरी गोलीकांड के 5 आरोपियों जाकिर अंसारी जग्गू, रुस्तम बटा बबलू अंसारी, फैयाज बटा छोटू अंसारी, असलम मंसूरी और इरशाद बटा सोनू अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के चंद घंटे में छापेमारी कर मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया और जिस कंट्री मेड पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो भी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी जग्गू ने बताया कि पारिवारिक झगड़े और बदला भावना के चलते रेकी कर निशाना साधा गया था। पुलिस अब हथियार के स्रोत और किसी अन्य सहयोगी की भूमिका की छानबीन कर रही है। हजारीबाग निगरानी न्यायालय ने पूर्व उपायुक्त विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। वे वन भूमि घोटाले के आरोपों में जेल में हैं। अदालत ने बचाव प्रत्यर्थ सुनने के बाद आदेश पारित किया। मामले की अगली कार्यवाही और केस डायरी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। विनय चौबे पर आरोप उनके हजारीबाग में डीसी रहते हुए भूमि घोटाले में संलिप्तता से जुड़े हैं और एसीबी ने उनकी रिमांड व पूछताछ भी कर चुकी है। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी के आगे नहीं झुकेंगे और झारखंड की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने हेमंत के दिल्ली प्रवास को पारिवारिक काम बताया और बीजेपी से जुड़ने वाली अटकलों को नकारा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि आदिवासी और ईसाई समुदाय झुकने वाले नहीं हैं और हेमंत नेतृत्व में सरकार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगी।
बयान से सियासी बहसों पर रोक लगाने का इरादा दिखा। धनबाद के केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती मस्जिद मोहल्ला इलाकों में तेज दुर्गंध के साथ जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। करीब 20-25 लोग बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती कराए गए। शुरुआती जांच में BCCL की सुरक्षा टीम व स्थानीय पुलिस ने गैस डिटेक्टर के साथ स्थान का सर्वे शुरू किया। GM गेस्ट हाउस के पास झाड़ियों से रिसाव का संदेह जताया जा रहा है। कुछ पालतू जानवर भी प्रभावित हुए और स्थानीय लोग अस्थायी रूप से इलाका छोड़ने लगे। केंदुआड़ी पुलिस व BCCL रिस्पांस टीम रिसाव स्रोत ढूंढने और रोकने में जुटी है। केंद्र के निर्देश पर झारखंड के रांची और दुमका स्थित राजभवन का नाम बदला गया है और अब इन्हें लोक भवन कहा जाएगा। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी की अधिसूचना 3 दिसंबर से प्रभाव में आई है। केंद्र का कहना है कि ये बदलाव औपनिवेशिक शेष प्रभाव हटाने की पहल का हिस्सा है। ब्रिटिश काल में इन्हें गवर्नर हाउस कहा जाता था। रांची का राजभवन 62 एकड़ में फैला है और इसका निर्माण 1930-31 में हुआ था। ऐतिहासिक वास्तुकला का विवरण अधिसूचना में दर्ज है। इस साल धान खरीद में बदलाव। पेमेंट मिलने की समय सीमा बढ़कर 72 घंटे यानी 3 दिन कर दी गई है और खरीद के लिए 4G आधारित POS मशीनों का प्रयोग होगा। 1 दिसंबर से खरीद शुरू करने की योजना थी, पर 2G से 4G कन्वर्जन देरी के कारण शुरुआत टल गई। मशीनें मिलने के बाद 1 सप्ताह के भीतर खरीद शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। MSP और बोनस मिलाकर संभावित दर लगभग 2469 रुपए प्रति क्विंटल बताई जा रही है। एक किसान अधिकतम लगभग 200 क्विंटल तक बेच सकता है। जमीन व पैदावार मानदंड कर लक्ष्य इस बार भी लगभग 60 लाख क्विंटल खरीद का रखा गया है। बरही अधीन 5 माधव के पास हुए भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत और करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज हजारीबाग के अस्पतालों में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को नींद आने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन जब्त कर पोस्टमार्टम व जांच शुरू कर दी है। प्रभावित परिवारों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रशासन और स्थानीय अधिकारी राहत व बचाव में जुटे हुए हैं। खूंटी के कर्रा थाना अंतर्गत मुरहू कटमकू जंगल में नग्न अवस्था में सिर कुचा हुआ एक युवती का शव बरामद हुआ। शव पर दुष्कर्म और बर्बर हत्या के संकेत हैं। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान लगाने और आसपास के गांवों से सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी हैं। घटना स्थल से साक्ष्य बरामद हुए हैं और पुलिस दावा कर रही है कि शीघ्र ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी। क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र झगरी में हुए गोलीकांड की पड़ताल में पुलिस ने बताया कि घटना का कारण पारिवारिक रंजिश तथा जेल में बंद व्यक्ति के संबंधों से जुड़ा विवाद है। घायल खुर्शीद का इलाज जारी है। घटना में प्रयुक्त खोखा बरामद कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। SDPO के नेतृत्व में विशेष टीम कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और हथियार के स्रोत की भी छानबीन हो रही है। कोलेबिरा थाना क्षेत्र में 29 नवंबर की घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों गोपी सिंह, विकास सिंह, तारकेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया। मामला पॉक्सो तथा संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर छानबीन और न्यायिक प्रक्रिया तेज की जा रही है। SP ने जांच दल तथा छापेमारी टीम की सफलता की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल के OPD में जाकर मरीजों की देखभाल की और कहा कि सभी सदर अस्पतालों में शीघ्र CT व MRI की व्यवस्था होगी। उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र में प्रतिशत का उल्लेख हटाने व कम प्रतिशत वालों को भी सुविधाएं देने का ऐलान किया। मंत्री ने डॉक्टर सुरक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी व बेहतर सेवाओं पर भी बातें की। स्थानीय नेताओं ने उनके इस कदम का स्वागत किया। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बड़ा निमढी में सिद्धेश्वर मंदिर के पास चल रहे जनरल स्टोर से 161 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद कर दुकानदारा संगीता तिवारी को गिरफ्तार किया। संगीता का आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी रहा है। मामले में NDPS के तहत FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में दाखिल कर दी गई है। SDPO ने कहा कि नशे के व्यापार पर सख्ती जारी रहेगी और स्रोत तह तक खोजा जाएगा।
करणकर्रा इलाके के जंगल में मिली युवती की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की इस सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। शव 4-5 दिन पुराना दिख रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से बाल, कपड़े व पत्थर जैसी सामग्री जब्त कर पहचान के लिए पोस्टमार्टम कराया। स्थानीय ग्रामीणों के सूचनाओं के आधार पर पुलिस आसपास के गांवों में तलाशी व पूछताछ कर रही है। सीताराम डेरा क्षेत्र के देवनगर में देर रात हुई फायरिंग में 32 वर्षीय शेखर सैंडल की मौत हो गई। परिजन और स्थानीय लोग हत्या को पुरानी दुश्मनी व अवैध शराब भट्टी के विवाद से जोड़ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। घटनास्थल पर तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली गए ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई। सोशल मीडिया पर सत्ता परिवर्तन के कयास उड़ने लगे। विपक्षी नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं, पर साथ ही नटकलों को सिर्फ राजनीतिक गप्पे बताया। मरांडी ने इस तरह की चर्चाओं को अवकाश अवधि का हिस्सा करार दिया और बड़े राजनीतिक बदलाव की खबरों से इनकार किया। प्रशासनिक या पार्टी स्तर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल द्वारा मामला उठाने के बाद चास प्रखंड की सुनीति झा की लंबित पेंशन अंततः स्वीकृत कर दी गई। ब्यूटी मंडल ने उपायुक्त को टैग कर लिखित अनुरोध किया था, जिसके बाद विधायक उमाशंकर राजक ने भी हस्तक्षेप कर भुगतान की प्रक्रिया तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने पुष्टि की कि पेंशन स्वीकृत कर भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने डिजिटल माध्यम से त्वरित संवेदनशील कार्रवाई की सराहना की है। 5 दिन बाद दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रांची पहुंचे। दिल्ली प्रवास के दौरान सियासी अटकलें और भाजपा से संपर्क की अफवाहें फैली, पर सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि कोई वार्ता नहीं हुई। मुख्यमंत्री के लौटने के साथ राजनीतिक अफवाहों पर शांति छाई और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थी उनसे मिलने और नियुक्ति समारोह की मांग करने उत्सुक दिखे। सरकारी कार्यक्रमों की अस्पष्टता के कारण जारी अफवाहों ने विपक्षी सियासत को गर्म रखा। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा काजल का नामांकन फर्जी SC प्रमाण पत्र मिलने पर रद्द कर दिया। उसे पहले ही 20 नवंबर को निलंबित किया जा चुका था। गिरिडीह DC के सत्यापन के बाद संस्थान ने 3 नोटिस भेजे। जवाब नहीं मिलने पर दाखिला व हॉस्टल परिसर खाली कराने के आदेश दिए। मामला JCCECB की प्रक्रियाओं पर नया सवाल खड़ा करता है। संस्थान ने रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेज दी है। यदि प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करता है तो आगे कानूनी कार्रवाई संभव है, पर नीट पर फिलहाल स्थायी रोक नहीं लगी है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने राज्य की सियासत पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मजबूत आदिवासी नेता करार दिया और कहा कि वे झारखंड के स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। उन्होंने केंद्र पर आर्थिक अन्याय और दबाव की निंदा की तथा भाजपा पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता ने स्थिर सरकार चुनी है और आदिवासी स्वाभिमान किसी के आगे झुकेगा नहीं। सरकार को बदनाम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। नगर निगम के लंबे समय से अनसुलझे पेयजल संकट के खिलाफ वार्ड 20 और 28 के निवासियों ने निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाएं और बुजुर्ग खाली बर्तनों से शोर करते हुए अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महीनों से पानी न मिलने के कारण दैनिक जीवन प्रभावित है और कई परिवारों को पानी खरीदना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारियों ने तत्कालीन शिथिलताओं के लिए प्रक्रिया और टैक्स संबंधी शर्तों का हवाला दिया, फिर भी स्थानीय लोग जल्द समाधान की मांग पर अड़े हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के SIR कार्य के तहत लगभग 12 लाख मतदाताओं को एब्सेंट शिफ्टेड डुप्लीकेट मृत श्रेणी में चिन्हित कर हटाने का निर्णय लिया गया है। राज्य की कुल मैपिंग 1,61,55,740 मतदाताओं पर पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को पैतृक मैपिंग तेज करने और BLO को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आगामी SIR में योग्य मतदाता न छूटे। प्रशासन ने हेल्प डेस्क से BLO सहायता पर भी जोर दिया है।
जिला प्रशासन ने NFSA वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 10 राशन डीलरों को 4G ई-पॉस मशीनें वितरित की। इन मशीनों में बायोमेट्रिक, रियल टाइम ट्रांजैक्शन व डिजिटल स्टॉक मॉनिटरिंग की सुविधा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि इससे फर्जीवाड़ा घटेगा और वितरण कुशल होगा। ऑफलाइन मोड और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण जैसी खूबियां सुनिश्चित की गई। भविष्य में अधिक डीलरों को ये मशीनें मुहैया कराई जाएंगी। 4 लेन सड़क निर्माण से प्रभावित डिहारी गांव के ग्रामीण, खासकर महिलाओं ने सड़क की दिशा बदलने की मांग को लेकर 3 दिन से धरना दिया। वे चाहते हैं कि रोड गांव के बाहर से होकर जाए ताकि स्कूल, मंदिर और कृषि भूमि बची रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान अधिग्रहण से रोजी रोटी प्रभावित होगी। प्रशासन तथा परियोजना अधिकारियों से बातचीत की मांग करते हुए ग्रामीण धरना जारी रखे हैं और समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। गुमला शहर की ट्रैफिक राहत के लिए प्रस्तावित 12 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क का निर्माण 12 सालों में केवल करीब 20% पूरा हुआ। पुल का काम अभी तक अधूरा है। लोगों ने ठेकेदारों और अधिकारियों पर सुस्ती व लागत बढ़ाने के आरोप लगाए हैं और इसे विकास में अनदेखी व भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है। नगरवासी बताते हैं कि बाईपास से जाम कम होने के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आनी थी, लेकिन लंबित काम ने जनता का भरोसा हिला दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।